हेलो और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के स्कूली एजुकेशन सिस्टम की परतों को खोलने वाले हैं। हम सब ने सुना है कि शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आया कहाँ से? इसे हकीकत में बदलने के लिए कागज पर कौन सी विशाल मशीनरी बनाई गई है और वो कौन सी जमीनी मुश्किलें हैं जो इस मशीन के पहियों को धीमा कर देती हैं? हमारे पास जो स्रोत है वो हमें इस सिस्टम के ब्लूप्रिंट को समझने में मदद करेंगे। आज हमारा मिशन है इस बड़े सपने की कहानी को समझना। कैसे भारत ने हर बच्चे को पढ़ाने का एक सपना देखा, उसे कानून बनाया और उस कानून को लागू करने के लिए गांव-गांव तक एक ढांचा खड़ा किया। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा हीरो है शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। मुझे तो हमेशा से लगता था कि ये हमारे संविधान की शुरुआत से ही एक मौलिक अधिकार होगा, पर ऐसा नहीं है ना? ये बदलाव तो काफी हल्का है। बिल्कुल, ये जानना काफी चौंकाने वाला है कि ये अधिकार हमेशा से नहीं था। जब संविधान बना तब अनुच्छेद 45 में ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत था। नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब एक तरह से सरकार के लिए एक सुझाव या लक्ष्य था, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। सरकार से उम्मीद की जाती थी कि वो इस दिशा में काम करेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसके माता पिता अदालत नहीं जा सकते थे। अच्छा, तो ये बस एक अच्छी नीयत थी, कोई गारंटी नहीं। हाँ, असली और बड़ा बदलाव आया साल 2002 में। वो था 86वां संविधान संशोधन। ओके। इसने संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा और बस उसने खेल ही बदल दिया। अच्छा, इसने शिक्षा को एक सुझाव से हटाकर मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे हमें जीवन का अधिकार या बोलने की आजादी का अधिकार है। एकदम, ये एक वैचारिक क्रांति थी जिसने कहा कि शिक्षा कोई दान नहीं बल्कि हर बच्चे का हक है। वाह, तो 2002 में ये एक मौलिक अधिकार बन गया। लेकिन सिर्फ अधिकार घोषित कर देना ही तो काफी नहीं होता ना। उसे जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा नियम कानून का ढांचा चाहिए होता है। यहीं पर 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट आता है। एकदम सही। 2009 का RTE एक्ट उस मौलिक अधिकार को हकीकत में बदलने का कह सकते हैं एक विस्तृत एक्शन प्लान है। ये बताता है कि ये अधिकार बच्चों तक पहुंचेगा कैसे। और इसकी कुछ बातें तो हमारे बचपन के स्कूल के अनुभव से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प ये लगता है कि ये कानून सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने की बात नहीं करता, बल्कि ये स्कूल पर भी कई शर्तें लगाता है, जैसे कि बच्चों को फेल नहीं कर सकते या उन्हें किसी भी तरह की सजा नहीं दे सकते। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्ट कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। मुफ्त का मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ, ताकि पैसे की कमी किसी बच्चे को स्कूल से दूर न रख सके। फिर जैसा आपने कहा, किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना देना एक अपराध है। और फेल करने वाला नियम। और 8वीं क्लास तक किसी बच्चे को फेल करके उसी क्लास में रोका नहीं जाएगा। इसका मकसद बच्चे को सिस्टम में बनाए रखना है, उसे बाहर धकेलना नहीं। तो इसका निचोड़ ये है कि ये कानून सिर्फ दाखिले की गारंटी नहीं देता, बल्कि ये एक बच्चे के स्कूल के अंदर के अनुभव को सुरक्षित और सकारात्मक बनाने की भी गारंटी देता है। एक बहुत ही खूबसूरत सपना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सपनों और हकीकत के बीच अक्सर एक लंबा फासला होता है। बिल्कुल, एक आदर्श कानून बनाना एक बात है और उसे भारत जैसे विशाल और जटिल देश में लागू करना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। हमारे स्रोत उन कई रुकावटों की बात करते हैं जो इस सपने की राह में खड़ी हैं। और ये सिर्फ पैसे या स्कूलों की कमी जैसी बातें नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और अर्थव्यवस्था में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं, है ना? जी, स्रोतों में कई वजहें गिनाई गई हैं, लेकिन चलिए एक दो को गहराई से समझते हैं। एक शब्द आता है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। ये सुनने में बड़ा अकादमिक लगता है, लेकिन इसका असली मतलब समझने के लिए कहानी की कल्पना कीजिए। मान लीजिए महाराष्ट्र के किसी गांव में एक परिवार है जो कपास की खेती पर निर्भर है। अक्टूबर-नवंबर में जब फसल कटाई का समय आता है तो वो पूरे साल की कमाई का सबसे बड़ा मौका होता है। उस एक महीने में अगर उनका 12 साल का बच्चा स्कूल जाने की बजाय खेत में काम करता है तो परिवार को शायद 4-5 हजार रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। अब उस परिवार के लिए ये एक बहुत मुश्किल चुनाव है, बच्चे की आज की कमाई या कल की पढ़ाई। ये तो उस परिवार के नजरिए से बहुत ही व्यवहारिक दुविधा है। और मुझे लगता है ऐसी ही एक और गहरी वजह है लिंग संबंधी पक्षपात।
आज भी कई जगहों पर लड़कों की पढ़ाई को एक निवेश की तरह देखा जाता है और लड़कियों की पढ़ाई को एक खर्च की तरह। बिल्कुल। ये मानसिकता आज भी एक बड़ी सच्चाई है। कई परिवारों को लगता है कि लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना है, आखिर में इसे घर ही तो संभालना है। इसलिए अगर संसाधनों की कमी हो तो लड़के को प्राइवेट स्कूल भेजा जाएगा और लड़की को सरकारी स्कूल, या हो सकता है उसे स्कूल ही ना भेजा जाए। और इसके अलावा जनसंख्या का दबाव, गरीबी और कुछ माता पिता में ये निराशा कि पढ़ लिख कर भी नौकरी तो मिलनी नहीं है, ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे सिर्फ कानून से तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हुई वो मुश्किलें जो सिस्टम के बाहर से आती हैं, गरीबी, सामाजिक सोच। लेकिन इन सब से लड़ने के लिए सरकार ने जो सिस्टम अंदर से बनाया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प ताना बाना है। चलिए इस मशीनरी के पुर्जों को समझते हैं। हाँ, और इस मशीनरी को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण, इसका मतलब है कि सारी शक्ति दिल्ली में किसी एक ऑफिस में नहीं है, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए जैसे देश चलता है। एक प्रधानमंत्री पूरे देश को अकेले नहीं चला सकता, इसलिए हर राज्य को अपना मुख्यमंत्री होता है, फिर जिले का कलेक्टर और गांव का सरपंच। शक्तियां ऊपर से नीचे तक बंटी हुई हैं। शिक्षा में भी ठीक यही मॉडल अपनाया गया है। तो इस मॉडल को समझने के लिए क्या हम इसे एक शरीर की तरह देख सकते हैं कि इस पूरे शिक्षा तंत्र का दिमाग कहाँ है, दिल कहाँ है और हाथ पैर कहाँ है? ये एक बेहतरीन सादृश्य है। चलिए इसी तरह समझते हैं। इस शरीर का दिमाग दिल्ली में है, जिसे हम NCERT कहते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका काम है सोचना, रिसर्च करना, राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और सिलेबस का खाका तैयार करना कि बच्चों को पढ़ाना क्या और कैसे है। ठीक है, तो NCERT दिमाग हो गया, फिर राज्य स्तर पर क्या होता है? हर राज्य में इस शरीर का दिल होता है, जिसे SCERT कहते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका काम NCERT के विचारों और नीतियों को लेना और उन्हें राज्य की अपनी जरूरतों, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के हिसाब से ढालकर पूरे राज्य में पंप करना है। अच्छा, तो जैसे बिहार की SCERT वहाँ की स्थानीय जरूरतों पर ध्यान देगी और केरल की SCERT अपनी। बिल्कुल। दिमाग, दिल। अब जमीनी स्तर पर काम कौन करता है? हाथ पैर कहाँ है? हाथ पैर हैं जिला स्तर पर, जिन्हें DIET कहा जाता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। 1986 की शिक्षा नीति के बाद इन्हें बनाया गया था। इनका काम है असली एक्शन करना। ये शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं, स्कूलों को जाकर अकादमिक मदद देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जिले के हर स्कूल तक सही शिक्षण पद्धतियां पहुंचें। तो असल में जो जमीन पर दौड़ भाग करते हैं वो यही है। हाँ। और क्या ये ढांचा और भी नीचे यानी सीधे स्कूलों तक पहुंचता है? हाँ, बिल्कुल। डाइट के नीचे ब्लॉक स्तर पर BRC मतलब ब्लॉक संसाधन केंद्र और कुछ स्कूलों के समूह के लिए CRC संकुल संसाधन केंद्र होते हैं। ओके। आप इन्हें शरीर का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। ये वो नसें हैं जो हाथ पैर को सीधे हर स्कूल से जोड़ती हैं, शिक्षकों की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाती हैं और जमीनी जानकारी वापस ऊपर तक पहुंचाती हैं। वाह, तो दिमाग से लेकर नसों तक एक पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है। बिल्कुल। और इस पिरामिड में नीतियां ऊपर बनती हैं, लेकिन असली एक्शन और निगरानी का काम जमीन पर मौजूद लोगों को दिया गया है। और इस पूरी मशीन का सबसे जरूरी पुर्जा जो क्लासरूम के अंदर है वो है शिक्षक। आप उस व्यक्ति तक पहुंच गई जो इस पूरी व्यवस्था की धुरी है। एक अच्छी इमारत, अच्छी किताबें, सब अपनी जगह हैं, लेकिन क्लास के अंदर एक बच्चे और शिक्षा के बीच का पुल तो शिक्षक ही है। RTI एक्ट में शिक्षक की भूमिका को बहुत साफ तौर पर परिभाषित किया गया है। और ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एक्ट के अनुसार शिक्षक के कर्तव्य हैं समय पर स्कूल आना, तय समय में पाठ्यक्रम पूरा करना, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी हर बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना और जिन्हें जरूरत है उन्हें अतिरिक्त मदद देना। शिक्षकों को माता पिता के साथ नियमित मीटिंगें करनी होती हैं, उन्हें बच्चे की प्रगति के बारे में बताना होता है और सबसे बड़ी बात, शिक्षण का तरीका बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित मतलब रट्टा लगवाने की बजाय खेल, खोज और गतिविधियों के जरिए सिखाना। मुझे याद है मेरी एक टीचर थी जो कभी डांटती नहीं थी बल्कि कहानियों से सिखाती थी। लगता है RTI एक्ट उसी तरह के शिक्षण को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों पर ही डाल दी गई है? नहीं, और यहीं पर यह सिस्टम और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है।
आरटी एक्ट का शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू है स्कूल प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का कॉन्सेप्ट। इस समिति में 75% सदस्य उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता या अभिभावक होंगे। 75%? मतलब पावर प्रिंसिपल या अधिकारियों के हाथ में नहीं, बल्कि सीधे माता-पिता के हाथ में है। ठीक है ही, ये स्कूल को सीधे समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाता है। और इसमें भी ये शर्त है कि इन अभिभावक सदस्यों में से 50% महिलाएं होंगी, ताकि महिलाओं की आवाज भी बराबरी से सुनी जा सके। अच्छा। ये समिति स्कूल के विकास की योजना बनाती है, सरकारी अनुदान के खर्च पर नजर रखती है और ये देखती है कि स्कूल ठीक से चल रहा है या नहीं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में ऐसा होता है, या फिर सरपंच या हेडमास्टर अपने पसंदीदा लोगों को ही समिति में नहीं डाल देते? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और जमीनी हकीकत मिली जुली है। कई जगहों पर यह बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहा है और माता-पिता वाकई बदलाव ला रहे हैं। कई जगहों पर इसमें चुनौतियां हैं, जागरूकता की कमी है या स्थानीय राजनीति हावी हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून ने समुदाय के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली औजार दे दिया है। अगर किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो एसएमसी के बारे में जानना एक सुपर पावर की तरह है। ये स्कूल के कामकाज में सीधे तौर पर अपनी बात रखने का हक देता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार देखें तो एक तस्वीर उभरती है। एक बड़ा सपना देखा गया कि हर बच्चा पढ़ेगा। उस सपने को 2009 में आरटी एक्ट के रूप में एक मजबूत कानूनी आधार मिला। उस कानून को लागू करने के लिए एनसीईआरटी के दिमाग से लेकर एसएमसी के सामुदायिक नियंत्रण तक एक विशाल विकेंद्रीकरण मशीनरी खड़ी की गई। बिल्कुल, और इस पूरी कहानी की सबसे आकर्षक बात यही विकेंद्रीकरण का विचार है। इस सिस्टम की असली पावर वो सेंटर दिल्ली में नहीं, बल्कि गांव के स्कूल में बैठे माता-पिता के हाथ में देने की कोशिश की गई है। सही बात है। ये जवाबदेही को ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है। ये एक साहसी प्रयोग है जो कहता है कि अपने बच्चों के स्कूल को सबसे बेहतर वही लोग बना सकते हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। हमारे स्रोतों ने ये शानदार खाका तो हमारे सामने खींच दिया है, पर यहाँ हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जब एक व्यवस्था कागज पर इतनी मजबूत, इतनी स्पष्ट और इतनी क्रांतिकारी दिखती है, तो जमीनी हकीकत में अक्सर उम्मीद और असलियत के बीच वो फासला क्यों रह जाता है? वे कौन सी सामाजिक, आर्थिक या प्रशासनिक